देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। नमस्कार, देश के सबसे बड़े न्यूज नेटवर्क TV9 पर आप देख रहे हैं न्यूज टॉप 9। आपके साथ मैं हूं पूर्णिमा मिश्रा। सबसे पहले बात भारत चीन विवाद से जुड़ी बड़ी खबरों की। चीन ने फिर से अपनी असली चेहरा दिखा दिया। LAC पर पीछे हटने के वादे से चीन मुकर गया है और दूसरी तरफ रूस में भारत और चीन के रक्षा मंत्री की मुलाकात को लेकर झूठी खबरें चलाने वाले चीनी अखबार की पोल खुल चुकी है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने प्रधानमंत्री मोदी के भारत दौरे के न्योते को स्वीकार कर लिया और इसी बीच सेना प्रमुख के लद्दाख दौरे का आज दूसरा दिन है। जनरल MM नरवणे आज फॉरवर्ड लोकेशन का दौरा करने वाले हैं, साथ ही जवानों से भी बात करेंगे। इन खबरों के साथ भारत चीन विवाद से जुड़ी हुई हर बड़ी खबर के लिए आपको दिखाते हैं टॉप 9 भारत चीन टकराव। लद्दाख में LAC पर भारत चीन के बीच तनाव घटाने और आगे की रणनीति के लिए दोनों देशों के राजनयिकों की आज फिर बातचीत हो सकती है। कमांडर लेवल की बातचीत और विदेश मंत्रियों के बीच हुई चर्चा के बाद अब विदेश मंत्रालय के संयुक्त सचिव और चीन के विदेश मंत्रालय के DG इसे लेकर आगे की बैठक करेंगे। रूस दौरे में भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह चीनी रक्षा मंत्री से कोई मुलाकात नहीं करेंगे। इससे पहले चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने देर शाम ट्वीट किया था, चीनी रक्षा मंत्री वेई फेंग बुधवार को मॉस्को में राजनाथ सिंह के साथ बैठक कर सकते हैं। इस बीच रूस ने साफ कर दिया है कि भारत और चीन को किसी तीसरे की मध्यस्थता की जरूरत नहीं है। दोनों देश आपसी बातचीत से ही मसले को हल कर सकते हैं। उधर रूस दौरे पर गए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज मॉस्को में विक्ट्री परेड में हिस्सा लेंगे। इस परेड में भारत की सैन्य टुकड़ी भी हिस्सा ले रही है। इससे पहले मंगलवार को राजनाथ सिंह ने कहा कि रूस और भारत ने अपने रक्षा सहयोग की समीक्षा की और इसके विस्तार के तरीकों पर चर्चा की। दोनों देश कम समय में रक्षा सौदे को पूरा करने के लिए तैयार हैं। मंगलवार को मॉस्को में भारतीय दूतावास में राजनाथ सिंह ने महात्मा गांधी की मूर्ति पर फूलमाला भी चढ़ाई। LAC पर चीनी सैनिकों से हुई झड़प और तनाव के बाद सेना प्रमुख जनरल MM नरवणे कल से लेह लद्दाख के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। आज दौरे के दूसरे दिन नरवणे सीमा की सुरक्षा को लेकर ताज़ा हालात की समीक्षा करेंगे। कल मंगलवार को सेना प्रमुख ने लेह अस्पताल जाकर उन घायल सैनिकों से मुलाकात की जो 15 जून को गलवान घाटी में चीनी सैनिकों के साथ झड़प में घायल हो गए थे। नरवणे ने सेना की साहस और वीरता की तारीफ की और जवानों के जल्द स्वस्थ होने की कामना भी की। दुनिया भर में भारत को मिल रहे समर्थन को देखते हुए चीन अब शांति की दुहाई देकर एक बार फिर अपना दोहरा चरित्र दिखा रहा है। तनाव को लेकर अमेरिका पहले ही चीन को कसूरवार ठहरा चुका है। अब चीन भारत के रूस से डिफेंस डील को लेकर तिल मिलाया हुआ है। चीन के अखबार पीपल्स डेली ने रूस को नसीहत दे डाली है कि भारत को संवेदनशील वक्त में हथियार न बेचे। चीन ने परसों कमांडर लेवल की बातचीत के बाद लद्दाख में LAC से हटने का वादा किया था, लेकिन एक सैटेलाइट इमेज से चीन की कथनी और करनी में फर्क साफ समझ में आ रहा है। इन सैटेलाइट तस्वीरों में आशंका जताई गई कि चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी पैंगोंग झील इलाके में अपनी तैनाती बढ़ा चुकी है। की सीमा पर तनाव को देखते हुए आंतरिक सुरक्षा और कोविड-19 में तैनात ITBP के जवानों को अब LAC पर भेजा जाएगा। इस बारे में गृह मंत्रालय जल्द फैसला ले सकता है। ITBP के जवानों की LAC पर तैनाती बढ़ाने के साथ ही सरहद पर और ज्यादा चौकसी बढ़ाने की तैयारी है। इससे पहले 15 कंपनियां जो जम्मू कश्मीर में आंतरिक सुरक्षा में तैनात थी, उनको लद्दाख भेजा जा चुका है। सूत्रों के मुताबिक आंतरिक सुरक्षा में लगी अब कुल 50 ITBP कंपनियां LAC पर गश्त करेंगी। चीन के साथ सीमा पर बने तनाव के बीच रूस ने एक बार फिर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता के लिए भारत का समर्थन किया है। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता के लिए भारत का समर्थन किया। रूस के विदेश मंत्री का ये बयान उस समय आया जब भारत और चीन के बीच सीमा पर खासा तनाव बना हुआ है। उधर सीमा पर भारत चीन में जारी तनाव के बीच पाकिस्तान आर्मी चीफ जनरल बाजवा ने चीनी आर्मी के ऑफिसर्स से मुलाकात की। इससे पहले POK में चीन अपना फाइटर प्लेन तैनात कर चुका है, जिसके बाद से ही पाकिस्तान में लगातार हाई प्रोफाइल बैठकों का दौर जारी है। दूसरी तरफ साउथ चाइना सी में अमेरिका की एंट्री से चीन बुरी तरह घबरा गया है। चीन का सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने लिखा, चीन की सीमा में दखल दे रहा है अमेरिका, युद्ध का खतरा बढ़ सकता है, चीन के वाटर एरिया में ड्रिल कर रहा है अमेरिका। भारत चीन में तनाव के बीच थोड़ी ही देर में कैबिनेट की अहम बैठक होगी। JP नड्डा ने क्यों कहा देश का मतलब एक राज परिवार नहीं, कहां से गिरफ्तार किए गए लश्कर के 4 आतंकी, देश और कोरोना से जुड़ी हुई 9 बड़ी खबरों के लिए आप देखिए टॉप 9 रश। भारत चीन सीमा पर तनाव के बीच थोड़ी देर में केंद्रीय कैबिनेट की अहम बैठक होने वाली है, जिसमें भारत चीन सीमा पर बढ़ते तनाव और सेना की तैयारियों की समीक्षा की जाएगी। कैबिनेट बैठक में कोरोना महामारी के फैलाव को रोकने के लिए उठाए गए कदमों पर भी विस्तार से चर्चा होगी।
चीन के साथ टकरार पर राहुल और सोनिया गांधी के बयान पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने गांधी परिवार पर निशाना साधा है। जेपी नड्डा ने कहा कि एक परिवार के कुकर्मों की वजह से हमने अपनी जमीन का हजारों वर्ग किलोमीटर हिस्सा खो दिया, इसलिए देश ने उन्हें खारिज कर दिया। एक राज परिवार का हित भारत का हित नहीं है। देश एकजुट है और सुरक्षा बलों के साथ खड़ा है। पीएम नरेंद्र मोदी 26 जून को यूपी में 1.25 करोड़ लोगों को रोजगार देने के कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल होंगे। साथ ही 6 जिलों के लाभार्थियों से भी वो बात करेंगे। देश में लॉकडाउन के बाद 1.25 करोड़ लोगों को रोजगार देने वाला ये अब तक का सबसे बड़ा कार्यक्रम होगा। उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन के बाद सबसे ज्यादा 35 लाख प्रवासी मजदूर वापस लौटे हैं। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। सुरक्षा बलों ने सोपोर में लश्कर के आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़ करते हुए 4 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार चारों आतंकवादियों के नाम इरफान मीर, अहमद खान, रहमान और सुहेल गनी हैं। इन चारों आतंकवादियों ने पुटका में पुलिस चौकी पर ग्रेनेड से हमला किया था। दूसरी ओर पुंछ के हिल काका इलाके में सुरक्षा बलों ने भारी मात्रा में हथियारों का जखीरा बरामद किया है। भारत सरकार ने नई दिल्ली में स्थित पाकिस्तान के उच्चायोग में कर्मचारियों की संख्या आधी करने का फैसला लिया है। विदेश मंत्रालय ने इस संबंध में बताया कि सरकार ने पाक उच्चायोग में कर्मचारियों की संख्या 50% घटाने का निर्णय किया है। मंत्रालय ने कहा कि इसके साथ ही इस्लामाबाद में भारत अपनी उपस्थिति भी कम करेगा। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में मामूली तेजी के बीच घरेलू बाजार में डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी की गई है। पिछले 18 दिनों से हर दिन पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ रही हैं। 18 दिनों में पहली बार पेट्रोल की डीजल आज नहीं बढ़ी है। दिल्ली में आज 48 पैसे की बढ़ोतरी के साथ डीजल की कीमत पेट्रोल से ज्यादा हो गई है। डीजल 79 रुपए 88 पैसे प्रति लीटर है, जबकि पेट्रोल 79 रुपए 76 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है। गुजरात के सूरत में कैनरा बैंक की एक महिला बैंक कर्मी से एक पुलिसकर्मी ने मारपीट और बदसलूकी की। पुलिसकर्मी बैंक में पासबुक अपडेट कराने आया था, लेकिन प्रिंटर खराब होने की बात सुनते ही उसने महिला बैंक कर्मी को थप्पड़ मारते हुए गिरा दिया। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के दखल के बाद जिला कलेक्टर ने आरोपी पुलिसकर्मी पर FIR दर्ज कर उसे सस्पेंड कर दिया है। पुरी में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा के रथ गुंडीचा मंदिर पहुंच गए, जहां रथों को मंदिर के बाहर बैरिकेडिंग में रखा गया। अगले 7 दिन भगवान वहीं विराजेंगे। रथ उत्सव भी यहीं मनाया जाएगा। 11 जुलाई को भगवान जगन्नाथ फिर इन्हीं रथों में बैठकर मुख्य मंदिर पहुंचेंगे। इसे बहुड़ा यात्रा कहा जाता है। रात भर पुरी में कर्फ्यू लगा रहा और सुरक्षा चाक चौबंद रही। इससे पहले मंगलवार को भारी सुरक्षा के बीच भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकाली गई। मिजोरम में पिछले 3 दिनों में दूसरी बार भूकंप के झटके महसूस किए गए। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के मुताबिक आज सुबह 8:02 पर भूकंप आया। रिएक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 4.1 मापी गई। 2 दिन पहले 22 जून को भी मिजोरम में 2 बार भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। हालांकि मिजोरम में किसी जानमाल के नुकसान की खबर नहीं है। बाबा रामदेव की कोरोना वाली दवा पर क्यों बढ़ा विवाद? किस राज्य में कोरोना संदिग्ध मरीज का शव 5 घंटे तक यूं ही पड़ा रहा? देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के कितने नए मामले आए? इन खबरों के साथ कोरोना से जुड़ी हुई सभी बड़ी खबरों के लिए देखिए टॉप 9 कोरोना अपडेट। भारत में पिछले 24 घंटों में करीब 16,000 कोरोना के नए मामले सामने आए हैं। बीते 24 घंटे में देश में कोरोना के 15,968 नए मामले सामने आए हैं। ये एक दिन में कोरोना के संक्रमण के सबसे अधिक मामले हैं। 24 घंटे में 465 लोगों की मौत हो चुकी है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक भारत में अब कोरोना के 4,56,183 मामले आ चुके हैं, जिनमें से 2,58,685 मरीज ठीक भी हो चुके हैं। भारत में मौत का आंकड़ा बढ़कर 14,476 तक पहुँच चुका है। पतंजलि की ओर से कोरोना की दवा बताकर लॉन्च की गई कोरोनिल और स्वासारी दवा विवादों में घिर गई है। केंद्रीय आयुष मंत्रालय जांच पड़ताल होने तक कंपनी को इस उत्पाद का प्रचार बंद करने के आदेश दिए हैं, जिसके बाद आचार्य बालकृष्ण ने ट्वीट किया और लिखा कि जो कम्युनिकेशन गैप था वो दूर हो गया है। सारी जानकारी आयुष मंत्रालय को दे दी गई है। इसमें एक कम्युनिकेशन गैप था, सरकार ने कुछ पूछा था, हमने जवाब दे दिया है। पश्चिम बंगाल के हावड़ा से दिल दहलाने वाला वीडियो सामने आया है। यहाँ कोरोना का शक होने पर महिला का शव 5 घंटे तक सड़क पर ही पड़ा रहा। बेटे के कोरोना पॉजिटिव होने की वजह से लोगों में महिला के भी कोरोना पॉजिटिव होने का शक था, जिसकी वजह से महिला का शव 5 घंटों तक सड़क पर बारिश में ही पड़ा रहा, जबकि महिला की मौत हार्ट अटैक से हुई थी। पश्चिम बंगाल में टीएमसी के 3 बार के विधायक
तमुनाश घोष की कोरोना से मौत हो गई। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने तमुनाश के निधन पर दुख जताया है। इस बीच पश्चिम बंगाल में एक दिन में राज्य में 370 केस मिले हैं। इस तरह संक्रमितों का आंकड़ा अब 14,728 पर पहुंच गया है। कोलकाता में 4,815, हावड़ा में 2,194, नॉर्थ परगना में 2,101 केस हैं। 24 घंटे में राज्य में 11 मौतें हुई हैं। इस तरह मरने वालों का आंकड़ा अब 580 पर पहुंच गया है। गुजरात में भी संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। गुजरात में 24 घंटे में 549 मामले मिले हैं। इस तरह राज्य में अब संक्रमितों का आंकड़ा 28,429 पर पहुंच गया है, जबकि 24 घंटे में राज्य में 26 मौतें हुई हैं। इस तरह यहां मरने वालों का आंकड़ा 1,711 पर पहुंच गया। अकेले अहमदाबाद में 19,386 केस हैं, जबकि सूरत में 3,540 मरीज हैं। राजस्थान में कोरोना संक्रमितों की संख्या 15,627 पर पहुंच गई है। एक दिन में राजस्थान में 395 केस मिले हैं। 107 केस जयपुर में, धौलपुर में 53, जोधपुर में 40, भरतपुर में 18, पाली में 15 और अजमेर में 13 केस मिले हैं, जबकि राजस्थान में मरने वालों का आंकड़ा 365 पर पहुंच गया है। राजस्थान के बीकानेर से एक दिल दहला देने वाली तस्वीर सामने आई है। यहाँ के पीबीएम अस्पताल में एक कोरोना संक्रमित मरीज अस्पताल के शौचालय में तड़पता रहा। पीड़ित की बेटी, जो खुद संक्रमित है, मदद के लिए गिड़गिड़ाती रही, लेकिन डॉक्टरों का दिल नहीं पसीजा। जिला कलेक्टर ने मामले का संज्ञान लिया, लेकिन जब तक इलाज पहुंचता, उससे पहले मरीज ने दम तोड़ दिया। पाकिस्तान के 7 और क्रिकेटर कोरोना वायरस की जांच में पॉजिटिव पाए गए हैं। फखर जमा, इमरान खान, काशिफ भट्टी, मोहम्मद हफीज, मोहम्मद हसनैन, मोहम्मद रिजवान और वहाब रियाज संक्रमित पाए गए। इस तरह पाकिस्तान क्रिकेट में कुल संक्रमित खिलाड़ियों की संख्या 10 हो गई है। वहीं दुनिया के नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच भी कोरोना वायरस की चपेट में आ गए हैं। जोकोविच के अलावा उनकी पत्नी भी कोरोना पॉजिटिव है। दुनिया भर में कोरोना से संक्रमितों की तादाद 93 लाख के पार पहुंच चुकी है, जबकि मौत का आंकड़ा करीब 4,80,000 हो गया है। सिर्फ लैटिन अमेरिका और कैरिबियाई देशों में 1 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। दुनिया में कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित अमेरिका में 24 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुकी हैं, जबकि 1,23,000 से ज्यादा की मौत हो चुकी है। WHO ने कोरोना की लड़ाई में दुनिया के देशों के बीच तालमेल की कमी को लेकर चिंता जताई है। दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में कोरोना को लेकर क्या है हालात और कहां मंदिर की चोटी पर चढ़ा शख्स। दिल्ली एनसीआर की 9 बड़ी खबरों के लिए देखिए न्यूज टॉप 9 दिल्ली एनसीआर। दिल्ली में कोरोना की बढ़ती रफ्तार के बीच अब यहां 6 जुलाई तक हर घर की स्क्रीनिंग की जाएगी। डॉक्टर वीके पॉल समिति की सिफारिशों के मद्देनजर केजरीवाल सरकार के डायरेक्टरेट जनरल हेल्थ सर्विसेज ने ये प्लान बनाया है। 26 जून तक कंटेनमेंट जोन की समीक्षा और उनका रीडिजाइन करना होगा। 27 जून से दिल्ली में सर्वे शुरू हो जाएगा, जिसके नतीजे 10 जुलाई तक आएंगे। ये सर्वे एनसीडीसी के सहयोग से होगा। दिल्ली में एक दिन में महाराष्ट्र से ज्यादा कोरोना के नए केस सामने आए। एक दिन में राजधानी दिल्ली में कोरोना के 3,947 नए केस सामने आए और 68 लोगों की मौत हुई। दिल्ली में कुल केस 66,602 हो गए हैं और अब तक 2,301 लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते केस को देखते हुए सूर्या होटल को कोविड सेंटर में तब्दील कर दिया गया है। दिल्ली में कोरोना पर काबू पाने के लिए केजरीवाल सरकार ने दिल्ली कोविड रिस्पांस प्लान बनाया है। डॉक्टर वीके पॉल समिति की सिफारिशों के मद्देनजर दिल्ली सरकार के डायरेक्टर जनरल हेल्थ सर्विसेज ने प्लान जारी किया है। इस प्लान के मुताबिक ये तय किया गया है कि समयबद्ध तरीके से दिल्ली अपनी कंटेनमेंट रणनीति को आगे बढ़ाएगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि कोविड-19 के रोगियों के लिए दिल्ली में 1,000 बिस्तर का पूर्ण अस्पताल बनाया जा रहा है, जिसमें 250 आईसीयू बिस्तर होंगे। अस्पताल अगले 10 दिनों में तैयार हो जाएगा और सशस्त्र बल इसे संचालित करेंगे। वहीं दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए एक बड़ा फैसला किया है। उन्होंने विशेष सचिव गृह BS भल्ला को दिल्ली के कोरोना मैनेजमेंट के लिए नोडल ऑफिसर बनाया है। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने LG को चिट्ठी लिखकर कोरोना मरीजों के होम आइसोलेशन की पुरानी व्यवस्था बहाल करने की मांग की। सिसोदिया के मुताबिक दिल्ली में करीब हर रोज 3,000 नए केस सामने आ रहे हैं। इतने लोगों को क्वारंटीन सेंटर ले जाने के लिए एम्बुलेंस नहीं है। दिल्ली में 62,000 से ज्यादा कोरोना केस की पुष्टि हो चुकी है। कल सीएम केजरीवाल ने होम आइसोलेशन वाले मरीजों को ऑक्सीजन मुहैया कराने की बात कही थी। दिल्ली में कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए दिल्ली पुलिस सख्ती बरत रही है। बार बार अपील करने के बावजूद मास्क न पहनने वालों का चालान काटा जा रहा है। पुलिस ने बिना मास्क पहने पकड़े गए लोगों का 500 और 1,000 रुपए का चालान काटा, जिसके बाद लोग गिड़गिड़ाते नजर आए। अब सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन नहीं करने पर भी जुर्माना लगेगा।
दिल्ली से सटे एनसीआर इलाकों में भी कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। गौतम बुद्ध नगर में 59 नए मरीज मिले हैं और इसके साथ ही अब यहाँ 1575 केस हो गए हैं। गाजियाबाद में 976 मरीज हैं, जबकि गुरुग्राम में कुल 133 नए मामले सामने आए। गुरुग्राम में कुल मामले 4645 हो गए हैं, जबकि फरीदाबाद में 183 मरीजों की पुष्टि हुई है। फरीदाबाद में अब 2596 केस हो गए हैं। दिल्ली स्पेशल टीम को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। स्पेशल टीम ने 10 किलो हेरोइन जब्त किया है। इस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। बताया जा रहा है कि बरामद हेरोइन की कीमत 40 करोड़ रुपए है। इस मामले में और कौन कौन लोग शामिल हैं, इसकी जांच में टीम जुटी हुई है। गाजियाबाद के मोदी नगर में एक युवक महामाया सिकरी मंदिर की चोटी पर चढ़ गया। युवक के चढ़ने के बाद वहां पे लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। मौके पर पुलिस पहुंची, फिर फायर ब्रिगेड की टीम भी वहां पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद युवक को नीचे उतारा गया। बताया जा रहा है कि युवक मानसिक रूप से विक्षिप्त है। फिलहाल युवक को कस्टडी में लेकर पुलिस तफ्तीश में जुटी हुई है। अब खबरें महाराष्ट्र की। मुंबई में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए मिशन यूनिवर्सल टेस्टिंग की शुरुआत होगी। कोरोना संकट के बीच महाराष्ट्र में कहां पर दर्दनाक हादसा हुआ, मुंबई और महाराष्ट्र से जुड़ी हुई 9 बड़ी खबरों के लिए देखिए टॉप 9 मुंबई महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 3214 नए कोरोना केस मिले हैं, जबकि 248 लोगों की मौत हो गई है। महाराष्ट्र में अब तक कोरोना वायरस की चपेट में आने से 6531 लोग दम तोड़ चुके हैं। इसके साथ ही महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमितों की संख्या अब 1,39,010 हो चुकी है। राज्य में अभी 62,833 एक्टिव केस हैं। मुंबई में कोरोना संक्रमितों की संख्या 68,000 के पार पहुंच चुकी है। पिछले 24 घंटों में कोरोना के 3,214 नए मामले सामने आए हैं, जिनमें 248 लोगों की मौत हो गई है, जो अब तक का एक दिन में कोरोना से मरने वालों का सबसे बड़ा आंकड़ा है। मुंबई में अब तक कोरोना से 3,844 लोगों की जान जा चुकी है। वहीं महाराष्ट्र में कोरोना से 6,531 लोगों की मौत हो चुकी है। मुंबई में कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए बीएमसी यूनिवर्सल टेस्टिंग मिशन शुरू करने जा रही है। अभियान के तहत 1 लाख एंटीजन टेस्टिंग किट खरीदी जाएंगी, जिनमें सिर्फ आधे घंटे में कोरोना की रिपोर्ट मिलेगी। बीएमसी ने कहा है कि 70 साल से अधिक उम्र के बुजुर्ग बिना डॉक्टरी सलाह के ही अपनी जाँच करा सकते हैं, जबकि अन्य लोग डॉक्टर की सलाह के बाद ही घर पर ही जाँच करवा सकते हैं। महाराष्ट्र में विपक्ष के नेता देवेंद्र फडणवीस ने उद्धव सरकार पर आरोप लगाया है कि कोरोना संक्रमितों की संख्या को कम दर्शाने के लिए सरकार अब हर दिन कम टेस्ट कर रही है। देवेंद्र फडणवीस ने पुणे और पिपरी चिंचवड़ के सरकारी अस्पतालों का जायजा लेने के बाद ये बात कही। पुणे में इस समय 16,907 कोरोना पॉजिटिव हैं, जबकि 624 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। मुंबई में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए लालबाग इलाके की सभी दुकानों को 5 दिनों के लिए बंद कर दिया गया है। पिछले 48 घंटे में लालबाग इलाके में कोरोना के 7 मरीज मिलने के बाद सभी दुकानों को बंद कर दिया गया है, जिससे कोरोना के संक्रमण को फैलने से रोका जा सके। लालबाग इलाके में अब तक 3,556 कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। कोरोना महामारी को देखते हुए इस बार मुंबई का गणेशोत्सव भी फीका रहेगा। शहर के सबसे मशहूर गणपति मंडलों में से एक लालबाग के मुंबईचा राजा मंडल के सेक्रेटरी स्वप्निल परब ने बताया कि इस साल गणेशोत्सव को सरल तरीके से मनाने का फैसला किया गया है। वहीं इस बार गणेश की मूर्ति 4 फीट ऊंची होगी, जिसे एक कृत्रिम तालाब में विसर्जित किया जाएगा। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने कहा कि किसानों को कर्ज देने से मना करने वाले बैंकों पर मुकदमा दर्ज होगा। जिलाधिकारियों की ओर से ऐसी शिकायतों को बहुत गंभीरता से लिया जाएगा और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई होगी, क्योंकि राज्य सरकार चाहती है कि किसानों को फसल ऋण सुलभता से मिले। महाराष्ट्र की जालना में तालाब में डूबने से 5 लड़कियों की मौत हो गई। घटना भोकरदन तालुका के तालेगांव वाड़ी गांव की है। बताया जा रहा है कि तालाब के पास खेलने के दौरान ये हादसा हुआ। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच में जुटी हुई है। मुंबई में समुद्री मार्ग से चरस की तस्करी का भंडाफोड़ हुआ है। इंडियन कोस्ट गार्ड की टीम ने चरस के 88 पैकेट जब्त किए हैं। भारतीय बाजार में बरामद चरस की कीमत 1 करोड़ 32 लाख रुपए है। बताया जा रहा है कि गुजरात के जखाऊ में चरस तस्कर को गिरफ्तार किया गया है। खबरें अब यूपी बिहार से। नेपाल की तरफ से पानी छोड़ने से बाढ़ के खतरे को लेकर बिहार के मुख्यमंत्री आज तटबंधों का जायजा लेंगे। लालू की पार्टी में बड़ी बगावत के बीच आज आरजेडी की ओर से विधान परिषद के चुनाव के लिए 3 उम्मीदवार नामांकन दाखिल करेंगे। उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोरोना की वजह से कितने लोगों की जान गई, बिहार में कोरोना मरीजों का आंकड़ा कहां तक पहुंचा, कहां पर मोदी घड़े की मांग बढ़ी है। यूपी और बिहार से जुड़ी हुई 9 बड़ी खबरों के लिए आपको दिखाते हैं टॉप 9 उत्तर प्रदेश बिहार। उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 576 नए मामले सामने आए हैं, जिनमें 19 मरीजों की मौत हो चुकी है। कुल मिलाकर अब तक प्रदेश में 588 लोगों की जान जा चुकी है और कुल संक्रमितों का आंकड़ा 19,469 तक पहुंच चुका है। हालांकि 24 घंटे में 515 मरीज ठीक भी हुए हैं, जबकि बिहार में एक ही दिन में कोरोना के 157 नए मामले सामने आए हैं।
कानपुर में मिट्टी के घड़ों की जबरदस्त मांग देखी जा रही है। दरअसल यहाँ मूर्तिकार अपने घड़ों को पीएम मोदी की शक्ल दे रहे हैं, जिसके बाद से ऐसे घड़ों को खरीदने वालों की तादाद भी बढ़ गई है। मूर्तिकार का कहना है कि पीएम मोदी ने कोरोना में लोगों को फ्रिज का ठंडा पानी नहीं पीने का आह्वान किया था, जिसको देखते हुए उसने मिट्टी के पीएम मोदी के चेहरे वाले घड़े बनाने शुरू कर दिए। यूपी के वाराणसी में कोरोना महामारी और लॉकडाउन के बाद गंगा में बोटिंग शुरू हो गई है। कोरोना की वजह से पिछले 3 महीनों से गंगा में बोटिंग बंद थी। नाविकों को सुरक्षा मानकों और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की शर्तों के साथ बोटिंग की मंजूरी दी गई है। साथ ही बोटिंग के लिए मास्क और सैनिटाइजर जरूरी होगा। कोरोना महामारी की वजह से 22 मार्च से बोटिंग बंद थी। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव मंगलवार को अचानक राजभवन पहुंचे और राज्यपाल फागू चौहान से मुलाकात कर आरक्षण के मामले को लेकर एक ज्ञापन सौंपा। राजभवन से निकलने के बाद नेता प्रतिपक्ष ने पार्टी टूट को लेकर नीतीश को जिम्मेदार ठहराया और कहा कि बिहार की जनता चुनाव में उन्हें सबक सिखाएगी। इससे पहले आरजेडी के 5 MLC पार्टी छोड़कर जेडीयू में शामिल हो गए थे। साथ ही रघुवंश प्रसाद सिंह ने भी पार्टी उपाध्यक्ष के पद से इस्तीफा दे दिया था। इंडो नेपाल सीमा पर स्थित वाल्मीकि नगर गंडक बराज के राइट एफ्लॉक्स बांध का मरम्मत कार्य शुरू हो गया है। मंगलवार को दोनों ओर से बनी सहमति के बाद भारतीय मजदूरों साजो सामान लेकर नेपाल गए, जहां नेपाली सीमा में पड़ने वाले बांधों की मरम्मत हो रही है। इससे पहले नेपाल ने अपने क्षेत्र में पड़ने वाले तटबंध की मरम्मत की इजाजत नहीं दी थी। अलीगढ़ में NSUI ने DS कॉलेज गेट पर प्रदर्शन किया। इस दौरान NSUI कार्यकर्ता हाथों में पोस्टर और बैनर लेकर थाली पीटते नजर आए। दरअसल ये सभी कार्यकर्ता जुलाई में विश्वविद्यालय की परीक्षा कराए जाने के सरकार के फैसले से नाराज थे। छात्रों का कहना था कि सरकार कोरोना काल में छात्रों को परीक्षा में बैठने को मजबूर कर रही है। यूपी के जौनपुर में चोरी के आरोप में युवक को तालिबानी सजा दी गई। लात घूसों और लाठी डंडों से युवक की बेरहमी से पिटाई की गई। मामला शाहगंज कोतवाली क्षेत्र के सबरहद गांव का है, जहां मोबाइल चोरी के आरोप में युवक को बेरहमी से पीटा गया। वीडियो वायरल होने के बाद 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में एक शख्स ने अपनी गर्भवती पत्नी का गला रेत कर हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि पत्नी ने कड़क चाय बनाकर नहीं दी, जिससे पति आग बबूला हो गया और दोनों की कहासुनी हो गई, जिसके बाद पति ने धारदार हथियार से पत्नी की गर्दन रेत दी। पटना में एनकाउंटर स्पेशलिस्ट रिटायर्ड DSP के चंद्रा ने मंगलवार को अपने लाइसेंसी पिस्टल से सर में गोली मारकर आत्महत्या कर ली। पुलिस को कमरे से 2 सुसाइड नोट और पिस्टल मिला है। एक सुसाइड नोट में डिप्रेशन और पड़ोसी द्वारा की गई प्रताड़ना को अहम कारण बताया गया है, जबकि दूसरे सुसाइड नोट में बेटे को मां समेत परिवार का ख्याल रखने का जिक्र किया गया है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।